2014 में जब इंडियन सुपर लीग स्टार्ट हुआ था, उस दिन इंडियन फुटबॉल के सपने ने नई उड़ान भरी थी। लेजेंड्स आए, स्टेडियम फुल हुए और फैंस ने इतना प्यार दिया जितना शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ये लीग ने ना ही सिर्फ नए प्लेयर्स को मौका दिया, बल्कि एक पूरी जनरेशन को सपने देखना सिखाया। पर आज 10 साल बाद वही आईएसएल, वही इंडियन सुपर लीग टूटने की राह पर खड़ा है। लॉसेस, पॉलिटिक्स और ब्लेम्स के बीच फैंस का भी पेशेंस टूटने लगा है और आज फैंस खुद ये बात कह रहे हैं कि आईएसएल बंद कर दो, इस लीग से कुछ नहीं होने वाला। पर क्या ये सच में सॉल्यूशन है? और अगर ये लीग गई तो फिर इंडियन फुटबॉल का क्या होगा? आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा सच बताऊंगा, बिना किसी बायस के, बिना किसी शुगर कोट के। दिस इज द फुल स्टोरी ऑफ इंडियन सुपर लीग, इट्स राइज एंड मे बी इट्स फॉल। दोस्तों, अगर हम साल 2014 से पहले इंडिया के अंदर फुटबॉल की बात करते हैं ना, तो शायद 99% लोगों को यह भी नहीं पता था कि इंडिया के अंदर फुटबॉल चल भी रहा है या नहीं। और ये तब की बात है जब इंडिया के अंदर हर साल आई लीग होती थी। सोचिए, एक ऐसी लीग जिसके होते हुए भी किसी को यही नहीं पता था पूरे देश के अंदर कि हमारा एक्चुअल में फुटबॉल जा किस तरफ रहा है। Please come and watch us in the stadium. और वहीं पर साल 2014 में एंट्री होती है रिलायंस की, FSDL की, जहां पर वो अपना प्लेटफॉर्म लेकर आते हैं, द इंडियन सुपर लीग। एक ऐसी लीग जिसने इंडिया के अंदर फुटबॉल को पहचान दिलाई, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स दिलवाए, मार्केटिंग दिलवाई, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स दिलवाए और इंडिया के अंदर इस फुटबॉल को एक ऐसे स्टेज पर पहुंचाया जहां पर ऑलमोस्ट 80% लोगों को पता चल चुका था कि इंडिया के अंदर फुटबॉल की एक लीग आ चुकी है। ऐसा कोई लेजेंड नहीं था इंडिया के अंदर जिसने इस आईएसएल की लीग को उस टाइम पर प्रमोट ना किया हो। और ये आईएसएल की कहानी ना यहीं पर नहीं रुकी। पहले ही सीजन के अंदर बड़े बड़े फुटबॉल के लेजेंड्स हमें इंडियन सुपर लीग के अंदर देखने को मिले। अब चाहे वो रॉबर्टो कार्लोस हो, चाहे वो एलेजेंड्रो डेल पिएरो हो, चाहे वो डिएगो फॉरलान हो, चाहे वो रोबर्टो पेरेस हो, चाहे वो इलियानो ब्लूमर हो, या फिर वो डेविड जेम्स ही क्यों ना हो। ये इतने बड़े बड़े दिग्गज सिर्फ यहाँ पर लीग खेलने नहीं आए थे, ये पूरी दुनिया को बताने आए थे कि इंडिया के अंदर लीग स्टार्ट हो चुकी है, इंडियन सुपर लीग। हालांकि इस लीग की शुरुआत स्टार्टिंग में एज अ फ्रेंचाइजी लीग हुई थी, जहां पर इस लीग को 2-3 महीने के लिए चलाया जाता था एज अ इंडियन प्रीमियर लीग IPL की तरह। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, इस लीग ने ना एक्चुअल में इस प्लेटफॉर्म को इंडियन प्लेयर्स की ग्रोथ के लिए देखना स्टार्ट किया। और यही रीजन था कि इंडियन सुपर लीग के अंदर हमने बहुत सारे इंडियन यंगस्टर्स को देखना स्टार्ट किया, उनको गेम टाइम मिलना स्टार्ट हुआ और उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला जहां पर वो पूरे इंडिया के आगे अपने टैलेंट को दिखा सकते थे। बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ उन्होंने मैचेस खेले, बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ उन्होंने ट्रेनिंग कैंप्स लिए। और इसी का रीजन था कि इंडिया की नेशनल टीम में धीरे धीरे ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई। इंडिया की नेशनल टीम में अच्छे यंगस्टर्स आने लगे। इस इंडियन सुपर लीग ने इंडिया के अंदर करोड़ों फैंस को आवाज दी थी। अब चाहे वो केरला ब्लास्टर्स के फैंस हो, चाहे वो सॉल्ट लेक में मोहन बगान के फैंस हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के हाईलैंडर्स ही क्यों ना हो, चाहे वो बेंगलुरु FC के कांतीरवा स्टेडियम में हजारों फैंस ही क्यों ना हो, या फिर वो जमशेदपुर में फरनेस के अंदर हजारों फैंस ही क्यों ना हो, और इवन सॉल्ट लेक स्टेडियम में ईस्ट बंगाल के फैंस ही क्यों ना हो। ये ऐसे फैन बेसिस थे जिनके चलते इंडियन सुपर लीग जो इस लेवल पर चल रही थी, वो धीरे धीरे इस लेवल पर जाने लगी। और इन फैन बेसिस ने अपनी इतनी आवाज बनाई कि एशिया के टॉप फैन बेसिस में इंडिया के क्लब्स आने लगे। उसका रीजन क्या था? इंडियन सुपर लीग। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब कोई भी चीज अपने राइज पर चल रही होती है ना, तो एक ना एक दिन तो उसका भी आता है जब उसका फॉल स्टार्ट हो जाता है। और ऐसा ही अब इंडियन सुपर लीग के साथ स्टार्ट हो चुका है। फैंस क्वेश्चन करने लग गए हैं इस लीग को,
फैंस क्वेश्चन करने ये लग गए हैं कि इस लीग को बंद कर देना चाहिए, जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि इस इंडियन सुपर लीग से इंडिया की नेशनल टीम को कोई फायदा नहीं हो रहा है। हमारी नेशनल टीम की परफॉर्मेंस लगातार गिरती जा रही है। तो ऐसी लीग का क्या फायदा जिससे हमारी नेशनल टीम का फुटबॉल ही ग्रो नहीं हो रहा। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं ये बात सही है अपनी जगह, लेकिन अगर आप एक चीज यहां से ये भी देखो ना कि पिछले 10 सालों में जब ISL स्टार्ट हुआ था तब इंडियन प्लेयर्स का टेक्निकल लेवल कहां पर था, और अगर अभी के इंडियन प्लेयर के टेक्निकल लेवल को कंपेयर करोगे ना तो शायद आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। जिसका रीजन ये है ISL ने इन क्लब्स को जो मौका दिया प्लेटफॉर्म पर आने का, इन क्लब्स ने लॉन्ग विजन देखनी स्टार्ट करी, इन क्लब्स ने अपनी एकेडमीज बनानी स्टार्ट करी जहां पर इन्होंने अपनी स्टेट के अंदर लीग चलवाई, अपने रिजर्व टीम बनाई, अपनी यूथ टीम्स बनवाई, और इन यूथ टीम्स के अंदर इन्होंने अपने अपने स्टेट से यंग प्लेयर्स को स्काउट करना स्टार्ट किया। और यही स्काउट करने का नतीजा है कि आज इंडिया के अंदर हम अच्छे यंग टैलेंट्स देख पा रहे हैं। अब चाहे रिसेंट में अभिषेक सिंह तेकचाम हो, या फिर मोहन बगान के दीपेंदु बिस्वास हो, या फिर मुंबई सिटी के जिनको रिलायंस फाउंडेशन ने ग्रो करवाया नेथन रोड्रिगज ही क्यों ना हो, या फिर वो गोवा के ब्राइसन फर्नांडिस क्यों ना हो, या फिर केरला के विपिन मोहनन या फिर मोहम्मद आयमन ही क्यों ना हो। ये वो सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने यूथ टीम से डेवलप करना स्टार्ट किया और आज ये ISL के अंदर अपनी सीनियर टीम्स में खेल रहे हैं, क्योंकि इन सारे क्लब्स ने इस इंडियन सुपर लीग के अंदर उस लॉन्ग विजन को देखा है। धीरे धीरे क्लब्स को रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि भाई अगर हमें अपने फुटबॉल को बढ़ाना है तो हमें अपनी एकेडमीज चलानी पड़ेगी, हमें अपनी यूथ टीम्स चलानी पड़ेगी, जिसका नतीजा है कि अगर तुम अब से 10 साल पहले के इंडियन प्लेयर्स की क्वालिटी और अभी के इंडियन प्लेयर्स की क्वालिटी में कंपैरिजन करोगे ना तो शायद तुम्हें जमीन आसमान का फर्क तो दिखेगा। और अगर उसका कोई रीजन है तो वो इंडियन सुपर लीग है, वरना जब तक आई लीग था तब तक ये चीजें कहीं भी दूर दूर तक नहीं थी। क्योंकि जब बात क्रिटिसिज्म की आती है ना तो बहुत सारे फैंस ये भी क्रिटिसाइज करते हैं कि FSDL और रिलायंस जो ये इंडियन सुपर लीग चला रही है ना तो ये अपने फायदे के लिए चला रही है, इससे नेशनल टीम को कोई फायदा नहीं हो रहा, ये अपनी मनी मेकिंग देख रहे हैं। लेकिन भाई अगर एक्चुअल में मैं तुम्हें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो जाके अभी भी गूगल पे सर्च कर लेना, जितने साल हो चुके हैं ना ISL को चले हुए, आज तक एक भी सीजन ऐसा नहीं गया जब ISL प्रॉफिट में गया हो। सारे सीजन में FSDL को, रिलायंस को लॉस हुआ है अच्छा खासा करोड़ों में। अगर पिछले 5 साल का ही लॉस जाकर देखोगे ना तो शायद वो 150 करोड़ के पार चला जाएगा, और ये 10-11 सीजन का लॉस निकाल कर देखोगे तो ये 400 से 500 करोड़ चला जाएगा। लेकिन उसके बावजूद ये FSDL और रिलायंस ISL को चलाकर रखी और चलाकर रखना चाहते भी हैं आगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें बताती है कि FSDL अपनी तरफ से इंडियन फुटबॉल को ग्रो करना चाहता है। इंडियन फुटबॉल के जितने भी यंग प्लेयर्स हैं इनके टैलेंट को बड़े स्टेज पर लाना चाहता है, इंडिया की नेशनल टीम को ग्रो करवाना चाहता है। वरना इतने लॉस झेलने के बाद ना अगर कोई और ऑर्गेनाइजेशन होता, हमारी AIFF होती ना, 2 साल के अंदर इंडियन सुपर लीग बंद हो जाता। लेकिन आज 11 साल हो चुके हैं इंडियन सुपर लीग को, और ये अभी भी आगे इस लीग को चलाए रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। और कहीं ना कहीं इन सारे क्रिटिसिज्म के बीच में एक और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आता है जो भी हॉट टॉपिक भी बना हुआ है कि FSDL और ISL ही रीजन है जिसकी वजह से इंडियन यंगस्टर्स को करोड़ों में पैसे मिलते हैं, ये बाहर जाके ट्राई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये अपने कंफर्ट जोन में है और इंडिया का फुटबॉल ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो सबसे बड़ी अगर मैं बात बताऊं, ना तो इसमें ISL की गलती है, ना इसमें FSDL की गलती है, ना इसमें रिलायंस की गलती है। इसमें अगर सबसे बड़ी गलती किसी की है तो वो सारे क्लब्स की गलती है, और जितनी एजेंसीज, जितने एजेंट्स बैठे हुए हैं इन सब की गलती है। ISL ने तो इन सबको एक प्लेटफॉर्म दिया था कि भाई मैंने तुम्हारे लिए एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म बना दिया है, अब जाकर खेलो। उस लीग को किस तरीके से चलाना है वो तुम क्लब्स का काम है, प्लेयर्स को कैसे लेना है, उनकी मार्केट वैल्यू कैसे करनी है वो तुम क्लब्स का काम है। लेकिन क्लब्स ने क्या किया, ज़्यादा पैसों के लालच में आके कि इस प्लेयर को फटाफट से मैं साइन कर लेता हूँ, इसको मैं साइन कर लेता हूँ, इनकी मार्केट वैल्यू को बढ़ाया। और इनकी मार्केट वैल्यू बढ़ाने में मदद किसने करी कि जितने सारे भी क्लब के एजेंट्स थे, जितने सारे एजेंसियाज थी, या जितने सारे प्लेयर्स के पर्सनल एजेंट्स थे, इन्होंने कुछ पर्टिकुलर प्लेयर्स की मार्केट वैल्यू को जबरदस्ती बढ़ाया। और यही सबसे बड़ा रीजन था कि 18-18, 19-19 साल के लड़कों की मार्केट वैल्यू हमने 1.5, 2 करोड़ जाते हुए देखी है इंडियन सुपर लीग के अंदर। ये तो अगर वही बात हो गई ना यार, तुम अमेजोन से फोन मंगवा रहे हो, वहां पर तुम्हारा आईफोन आया, वो घर पे खराब निकला,
अब खराब उसको पक्का पीछे से जिसने मैन्युफैक्चर किया है उसने किया होगा, लेकिन लोग गाली किसको देंगे? अमेजोन को देंगे कि पता नहीं कैसा फोन हमने मंगवा लिया अमेजोन से। तो सेम उसी तरह आईएसएल ने तो सबको एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म बनाकर दिया, लेकिन क्लब्स ने क्या किया? और अगर मैं गारंटी देता हूं आईएसएल को बंद करवा भी दोगे ना, इसके बाद कोई नई लीग भी आ जाएगी, क्लब्स तो वहां पर भी सेम रहने हैं, एजेंट्स तो वहां पर भी सेम रहने हैं, एजेंसीज वहां पर भी सेम रहेगी, तो क्या उस लीग को भी बंद करवाओगे? वहां पर भी सेम ही चलेगा। और अगर वो लीग भी बंद करवा दोगे, कोई और लीग आएगी, वहां पर भी सेम चलेगा। ये प्लेयर्स की जो मार्केट वैल्यू चल रही है ये चलती ही रहेगी। जो 5-5 साल के लिए 33 करोड़ दे रहा है वो आगे भी देता रहेगा। तो इसमें अगर सबसे बड़ी गलती किसी की है या सुधार करने की जरूरत किसी को है तो आईएसएल के क्लब्स को है, या फिर इन जितने एजेंट्स बैठी हुई है, जितनी एजेंसियां बैठी हुई है, इनको एक्सपोज करने की जरूरत है ताकि ये अपने फायदे के लिए इन प्लेयर्स की मार्केट वैल्यू को जबरदस्ती बढ़ाने की कोशिश ना करे। हाँ, एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो आता है इंडियन सुपर लीग के अंदर, जिसको मैं भी अपनी तरफ से क्रिटिसाइज करूंगा, वो ये है कि इंडियन सुपर लीग के अंदर अभी तक VAR को नहीं लाया गया है। इस चीज की, VAR की इतनी जरूरत हो चुकी है इस लीग के अंदर कि हमने लगातार पिछले कई सीजन से देखते आ रहे कि रेफरीज के लगातार गलत डिसीजन आए जा रहे हैं, जिनसे मैचेस के रिजल्ट पे फर्क पड़ता है, क्लब्स के पॉइंट्स टेबल पर फर्क पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस लीग में VAR नहीं आया है। आईएसएल ने अपनी तरफ से इस लीग को पूरा प्रोफेशनल बनाया, अच्छे खासे ब्रॉडकास्टिंग करवाई, मार्केटिंग करवाई, स्पॉन्सर्स लेकर आए, लेकिन कहीं ना कहीं इस लीग को जब और प्रोफेशनल बनाने की बात आई तो वो VAR के मामले में पीछे रह गई। तो यहाँ पर आईएसएल को करना क्या चाहिए? सारे क्लब्स को साथ लेकर आना चाहिए, AIFF को लेकर आना चाहिए जो हर साल इतना पैसा खा रही है इंडियन सुपर लीग से, FSDL से, इनको साथ आके VAR को लॉन्च करना चाहिए इंडियन सुपर लीग के अंदर, जिसकी वजह से इतने सारे मैचेस के रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, मैचेस की सिचुएशन बदल जाती है। इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, वरना नई लीग भी आ जाएगी, आई लीग में भी चले जाओगे, वहाँ पर तो वैसे ही रेफरीज के गलत डिसीजन चलते आ रहे हैं, आई लीग का हाल सबको पता है। लेकिन अगर इस इंडियन सुपर लीग को प्रोफेशनल बनाना है पूरे तरीके से, अगर VAR आ गया तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ ये ISL एशिया की टॉप 4 लीग्स में तो 110% आ सकती है, क्योंकि एवरेज अटेंडेंस हमारे पास इतनी ज़्यादा है, हमारे पास अच्छे स्पॉन्सर्स भी हैं, हमारे पास अच्छी ब्रॉडकास्टिंग वैल्यू भी है, मार्केटिंग राइट्स भी है, हमारे पास हर चीज़ है। बस अगर VAR को लाया जाता है तो जो ये क्रिटिसिज्म है VAR वाला, इसको मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ गलत है। VAR को लाना चाहिए, और अगर VAR आता है तो डेफिनेटली इंडियन सुपर लीग और ऊंची हाइट्स पर जा सकती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जब किसी चीज़ का डाउनफॉल स्टार्ट होता है ना, तो उस डाउनफॉल के पीछे के भी कुछ बहुत बड़े रीजंस होते हैं जिनको जानना जरूरी होता है। और जो ये इंडियन सुपर लीग की कहानी चल रही है ना, यहाँ पर डाउनफॉल की जो कहानी स्टार्ट होती है, इसमें कहीं ना कहीं FSDL और AIFF की आपस में बहुत बड़ी लड़ाई छुपी हुई है। तो आज से ठीक 15 साल पहले FSDL और AIFF के बीच MRA एग्रीमेंट साइन हुआ था, मास्टर्स राइट एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड ये हुआ था कि इंडिया की प्रोफेशनल लीग इंडियन सुपर लीग को FSDL और रिलायंस मिलके प्रोफेशनल तरीके से चलाएंगे, और साथ में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को एनुअली 50 करोड़ का अमाउंट दिया जाएगा। अब हुआ क्या, 15 साल हुए, अब ये एग्रीमेंट खत्म होने की तरफ आ चुका है। 15 सालों के अंदर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने FSDL से 750 करोड़ की रकम ली है, और 750 करोड़ की रकम लेने के बाद ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अपनी तरफ से क्या किया, ना तो आई लीग के अंदर कोई सुधार आया जिसको वो चला रहे हैं। आई लीग की हालत ऐसी हो चुकी है कि लीग खत्म हुए इतने महीने हो गए और अभी तक किसी को यही नहीं पता कि इसका चैंपियन कौन है। आई लीग की हालत ऐसी हो चुकी है कि लीग अगले दिन स्टार्ट हो रही थी और एक दिन पहले किसी को ये नहीं पता था कि इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसके पास गए हैं या फिर हम मैच कहाँ पर देखेंगे। आई लीग की हालत ऐसी हो चुकी है कि 3-3 पॉइंट्स के लिए टीम्स को कोर्ट में जाना पड़ता है लड़ाई करने के लिए, और आज तक वो लड़ाई चल रही है कि 3 पॉइंट किसको मिलेंगे। तो एक तरफ ये है हमारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो इतना पैसा लेने के बावजूद आई लीग को प्रोफेशनल नहीं बना पाई, और एक तरफ है FSDL और रिलायंस जिन्होंने लगातार हर साल इतने लॉस लिए, उसके बावजूद ISL की मार्केट वैल्यू, ISL की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को, ISL की क्वालिटी को बनाए रखा और हर साल उसको और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। लेकिन अब
कहानी में ट्विस्ट यहाँ से ये आता है, जब 15 साल के एग्रीमेंट खत्म होने लगा तो FSDL ने सीधा सीधा AIFF को बोला कि अब साइन होगा नया एग्रीमेंट। ये जो नया एग्रीमेंट होगा ये होगा प्रॉफिट शेयरिंग बेस पर। यहाँ पर 60% प्रॉफिट जाएगा क्लब्स के ओनर के पास, 26% प्रॉफिट जाएगा FSDL के पास और सिर्फ 14% का प्रॉफिट जाएगा AIFF के पास, यानी हमारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के पास। अब इस पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की हो गई हालत खराब। उन्हें लगा भाई अच्छा खासा हर साल बैठे बैठे 50 करोड़ आ रहे थे, तो ये क्या कर दिया इन्होंने कि सिर्फ 14% ही हमें मिला करेगा, जो उनको पता था कि लीग लॉस में चल रही है तो कुछ नहीं आएगा हमारे पास। अब इन्होंने क्या किया, ये भी अटक गए अपनी तरफ से। इन्होंने बोला भाई साइन होगा तो पुराना एग्रीमेंट ही साइन होगा, वरना हम नया एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। और इस पे FSDL और रिलायंस ने सीधा सीधा क्लियर इंडिकेशन दिया कि अगर तुम एग्रीमेंट साइन नहीं करोगे तो अगले साल इंडियन सुपर लीग होगा ही नहीं। तो यहाँ आके अब इस इंडियन सुपर लीग के डाउनफॉल की कहानी चल रही है। किसी को अभी तक ये नहीं पता कि इंडियन सुपर लीग होगा या नहीं होगा। 6 क्लब्स ने अपने प्री सीजन की जो डेट्स थी उसको पोस्टपोन कर दिया है, क्योंकि उन्हें अभी खुद नहीं पता कि इंडियन सुपर लीग होना है या नहीं होना। काफी सारे क्लब्स ने जो उनकी ट्रांसफर के अंदर की रूमर्स चल रही थी कि इस प्लेयर को साइन करेंगे उसको साइन करेंगे, उन्होंने अपनी ट्रांसफर विंडो को भी स्लो डाउन कर दिया है। और इवन काफी सारे क्लब्स ने तो ये भी बोल दिया है कि अभी जो करंट में दुरांत कप आने वाला है हम वहां पर शायद से पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे। और इस डाउनफॉल के पीछे का सबसे बड़ा कोई रीजन है तो वो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, जो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। और अगर किसी को लगता है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अपने दम पे आई लीग चला सकता है ना, तो भाई तुम खुद से भी झूठ बोल रहे हो। और मैं लिख के दे सकता हूं कि ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कभी भी अपनी खुद की लीग चला ही नहीं पाएगा, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल आई लीग है। ISL ने, FSDL ने इस पूरी लीग को प्रोफेशनल बनाए रखा है इतने लॉस के बावजूद। और अगर इस लीग को कोई प्रोफेशनल बना सकता है, आई लीग को कोई प्रोफेशनल बना सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ FSDL और रिलायंस ही बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ISL के राइज और फॉल के बीच में ना बात ये आ जाती है कि अगर सच में इंडियन सुपर लीग बंद हो गया तो इससे इंडिया के फुटबॉल के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो देखो सीधी सीधी बात, अगर इंडियन सुपर लीग बंद होता है तो जो ये अभी क्लब्स के ऑपरेशन चल रहे हैं, जितने यूथ अकेडमीज पर ये अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, जितने यंगस्टर्स के ऊपर ये पैसा लगा रहे हैं, डेफिनेटली इनके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। सीधा सीधा इंडिया के ग्रास रूट लेवल पर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आगे का फ्यूचर ही किसी को नहीं पता होगा कि आगे होने क्या वाला है। और ये जितने क्लब्स हैं ये आई लीग के अंदर जाके तो बिल्कुल भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनको वैसे ही पता है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने आई लीग की हालत क्या बना दी है। और जितने लोग शायद से ये सोच के बैठे हैं ना कि अगर इंडियन सुपर लीग बंद हुआ तो शायद से इंडिया के फुटबॉल पे थोड़ा सा सुधार मिलेगा, जितने प्लेयर्स पैसा कमा रहे हैं इनके पैसों पे असर पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं इनको अकल आएगी। तो भाई शायद से तुम ये भूल गए हो कि अगर इंडियन सुपर लीग बंद हुआ ना तो अभी जितनी हालत खराब चल रही है ना इंडिया के फुटबॉल की, उससे और कहीं ज्यादा हालत खराब हो जाएगी इंडिया के फुटबॉल की, क्योंकि सीधा ग्रास रूट लेवल पर इंपैक्ट पड़ेगा ISL बंद होने का। आई लीग से कुछ नहीं होगा, AIFF कुछ नहीं कर पाएगी। अगर इस सिस्टम को, इस ISL को प्रोफेशनल तरीके से कोई चला सकता है वो सिर्फ FSDL चला सकती है। आई लीग को कोई प्रोफेशनल बना सकता है वो FSDL बना सकती है। और FSDL ने जो ये बात बोली है ना प्रमोशन और रेलीगेशन की कि 10 साल तक ये चीज हम नहीं लाना चाहेंगे, 10 साल में भी थोड़ा ज्यादा है। 5 साल के लिए अगर हम आई लीग को FSDL के पास दे देते हैं ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूं आई लीग को भी वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर देंगे। क्लब्स के पास इतना पैसा होगा कि अगर हम उनको सीधा ISL में प्रमोट करें तो वो ISL में टिक जाएंगे। वरना उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मोहम्मदन, जो ISL के अंदर है, जिनके पास फाइनेंशियल की कमी होना स्टार्ट हुई, प्लेयर्स को पैसे नहीं मिले, कोचेस को पैसे नहीं मिले। और दोस्तों लास्ट में अगर मैं अपनी तरफ से बोलूँ ना तो ये ISL की जो भी ओवरऑल सिचुएशन चल रही है ना, मैं बस इतना ही बोलूंगा, जो भी नया एग्रीमेंट साइन होता है वहां पर बस ये चीजें देखी जाए कि ISL को किस तरीके से ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, सारे क्लब्स के साथ मिलके, सारे फैंस के साथ मिलके, किस तरीके से इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को और ज्यादा इंप्रूव किया जाए। और इसके साथ साथ जब ये चीज हो जाती है तो कहीं ना कहीं क्लब्स को ना अपने ग्रास रूट लेवल पर और ज्यादा स्ट्रांग होना होगा, अपनी यूथ टीम्स को और ज्यादा बढ़ावा देना होगा, ताकि आप अपने यूथ सिस्टम से ही अपने प्लेयर्स को सीनियर टीम में प्रमोट कर सको, बजाय मार्केट में जाके किसी और प्लेयर को 2 करोड़ देना, 3 करोड़ देना। अगर आप यही चीज करते रहोगे ना
तो शायद ये इंडिया की मार्केट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाएगी, जो अभी खराब हो चुकी है। तो अपने प्लेयर्स प्रमोट करो, अपने ग्रास रूट लेवल को स्ट्रॉन्ग करो। जब ये चीज़ कर दोगे तो शायद तुम्हें कहीं इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा, तुम्हारे खुद के पास ऐसा टैलेंट होगा जो शायद किसी सामने वाले के पास नहीं होगा। तो अगर क्लब्स ये कर देते हैं, अगर FSDL और AIFF मिलकर एक अच्छा एग्रीमेंट निकाल लेते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ जो ये ISL, जो इंडियन फुटबॉल अभी डाउनफॉल की तरफ जा रहा है ना, ये वापस उठने का दम रखता है। पहले भी उठा है और अभी भी उठ सकता है अगर चीज़ें अच्छे तरीके से करी जाए तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों के क्या थॉट्स हैं ISL के ऊपर, क्या कहना चाहोगे? आपको क्या लगता है ISL का इम्पैक्ट कैसा रहा इंडियन फुटबॉल के ऊपर? क्या चीज़ें इसकी पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है? सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस आप लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।